हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये पेपर आपका हुआ था 29 जनवरी 2012 में। इसमें हम ईवीएस के 30 प्रश्नों को लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर होगा। इनमें से बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन या प्रोटीन। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो प्रोटीन से भरपूर होगा। यहाँ पे आएगा आपका प्रोटीन। ठीक है, जिम में आप लोग जाते होंगे, जिम में जो वो देते हैं मास गेनर, उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो प्रोटीन से भरपूर हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो ये बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, पानी को रंग रहित करने। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, है ना। रेखा की माँ हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को लिखने के लिए कहना, तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना। ठीक है, तो प्ले कार्ड्स बनाएंगे वो खुद से करेंगे, है ना। और विद्यार्थियों के, देखो इसमें समूह ऑप्शन आ रहा है ना, समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैडागोजी का क्वेश्चन है, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाएं खोज के लिए विद्यार्थियों से कहना। विभिन्न आवासों में चलने वाली, देखो यहाँ आवासों में चलने वाली खाद्य श्रृंखलाओं की खोज के लिए, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। विभिन्न विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित चार क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। बी है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। सी है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। डी है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन या फिर अवसादन। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला होगा हमारा निस्यंदन, निस्तारण, फिर हमारा होगा वाष्पन और फिर अवसादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ाया उन्होंने श्वसन का, पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह
किसके कारण हो सकता है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, यह उसकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्नों को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहु अनुशासनहीनता रहती है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो 65 का हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 का ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि विज्ञान की शिक्षिका श्वसन का टॉपिक पढ़ाने के बाद पूछ रहे हैं वो, और यह देखती है कि अधिकांश जो विद्यार्थी है श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं ना, श्वसन क्या होता है और सांस लेना क्या होता है, उसके बीच में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो यह किसके कारण हो सकता है ये पूछा उन्होंने कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना है ना, संबंधित यानी कि श्वसन और सांस के बारे में इसकी संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धो लेना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो देख लो, आप लोगों ने खाना बनाया होगा कभी ना कभी, है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु का जो टॉपिक है ना, वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 गतिविधियां सुझाते हैं। ठीक है, 4 गतिविधि सुझाते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें, स्ट्रो के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। ठीक है, तो 4 दिए हैं हमारे पास, इनमें से बताना है उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, तो बताना है ए और डी, बी और डी या फिर ए और सी। देखो ए में हमारे पास क्या दिया है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। ठीक है, क्या पढ़ाना है उनको? वायु। ठीक है, तो खाली उल्टे बीकर को हम पानी की सतह पर नीचे धकेलेंगे तो उसमें क्या हवा रह जाती है, उसमें थोड़ी सी, आपने देखा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें ये सही होगा। ठीक है, और स्ट्रो के माध्यम से जूस को खींचना, ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। गुब्बारे में हवा भरना, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 2 भरे हुए गुब्बारे, डी हमारा इसमें ए और डी, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 भरे हुए गुब्बारे को एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आए। ठीक है, तथा किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो ये भी तरीका है, जब बच्चों को करके दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और डी, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और डी। अगला प्रश्न है हमारे पास, वायु प्रदूषण प्रकरण, ये टॉपिक है हमारे पास, वायु प्रदूषण, है ना, प्रकरण को बोलते हैं टॉपिक। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, है ना। 4 तरह की, 4 अलग अलग टीचर हैं और 4 ही तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है, ये बताना है। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना,
विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। प्रकरण को पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि दिया है कि विद्यार्थियों से पूछ रहे हैं कि कौन सी बेस्ट सबसे ज़्यादा उचित रहेगी, तो इसमें क्या कर रहे हैं, विद्यार्थियों को कह रहे हैं कि वे दीपावली से पहले और बाद के नमूने इकट्ठे करें। जब वो खुद से इकट्ठा करेंगे, जब खुद नमूने इकट्ठा करेंगे तो उनकी लर्निंग बेटर हो पाएगी, है ना। इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता की का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। फिर उनके जो निष्कर्ष निकलेंगे उनकी एक सारणी बनाएं। तो उसमें क्या मिल रहा है, इसमें विद्यार्थियों को खुद से करने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है हमारे पास, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी और आक्रामक व्यवहार। ठीक है, तो 69 का हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है तो वह तनाव से क्या हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है कि उसे किसी चीज़ का तनाव है, इसलिए वो आक्रामक व्यवहार दिखाता है। ठीक है, तो यही तो इसमें पूछ रहे हैं कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। तो किस चीज़ से हम इनमें से ये ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से किस चीज़ से हम क्या तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकते हैं? भाई उसका व्यवहार क्या होगा, आक्रामक व्यवहार होगा उसका ना। इसका मतलब क्या है कि बच्चा तनाव से ग्रसित है, वो तनावग्रस्त बच्चा है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। ठीक है, इसे तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। नीचे ऑप्शन दिए, इनमें से किसके द्वारा इस तथ्य को व्याख्यात किया जा सकता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाली कटोरी क्यों तैर रही है, क्योंकि स्टील की कटोरी पर जो बल लग रहा है वो उसके भार की तुलना में क्या है, ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर जो बल लग रहा है वो उसकी भार की तुलना में कम है, इसलिए कील क्या है, वो डूब जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और वन्य जंतुओं दोनों में मिलता है। ऑप्शन है हमारे पास, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म है, एक युग्म कहते हैं जोड़े को। ठीक है, ये जोड़े दिए हैं, तो इनमें से पेड़ पौधों और वन्य जंतुओं दोनों में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, वही वृद्धि और प्रजनन। तो प्रजनन जीव जंतुओं में मिलता है, सही बात है, और पेड़ पौधों में क्या मिलता है, वृद्धि मिलती है। तो वृद्धि और प्रजनन ये इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, दांतों को बचाने के लिए इनमें से मतलब कौन सा बेस्ट तरीका है ये बताना है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी, डी और ए। सी यानी कि ये वाला, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, है ना, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन से क्या होता है, दांत खराब होते हैं, दांतों में चय लग जाता है ना। तो ये हो जाएगा। और डी, हर खाने के बाद हर खाने के बाद कुल्ला करें, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। और दिन में 2 बार ब्रश करें, ये भी करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें हमारा गलत दे रखा है कि ब्रेसेस पहने। ब्रेसेस पहनने से दांतों में से थोड़े ये रोकथाम थोड़े कर पाएगा उसकी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी, डी और ए। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ये दे रखे हैं कि जमीन पर रहने वाले जंतु, है ना, इतने, और पानी में रहने वाले और अंडे देने वाले। तो निम्नलिखित में से कौन से जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, ये बताना है। ठीक है, ईल, है ना, दिया हुआ ईल यानी सर्पमीन, शार्क, मछली, मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ, ये देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मगरमच्छ। मगरमच्छ को देखो पानी में भी रह सकता है, और अंडे मगरमच्छ क्या अंडे देता है, ठीक है, और ज़मीन पे भी रह सकता है ये। तो जो एक्स जो यहाँ पे आ रहा है हमारा ये बीच में, इसमें कौन से प्राणी को रख सकते हैं ये पूछ रहे हैं, तो मगरमच्छ को रख सकते हैं। अब देखो अंडे देने वालों की पहचान क्या होती है, वे जीव जिनके कान होते हैं, ठीक है, जिनके कान होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और जिनके कान नहीं होते हैं वो अंडे, यानी कि एक छेद सा होता है हल्का सा ऐसे ही। जितने हमारे पक्षी होते हैं कान नहीं होते हैं ना, कानों को देख नहीं सकते हम, तो बस ये बात याद रखनी है कि जिनके कान दिखाई देंगे हमें वो अंडे नहीं देते हैं। और जिन मगरमच्छ के कान थोड़ा ही दिखाई देते हैं हमें बड़े बड़े, कोई भी जंतु देख लो आप जिनके कान दिखते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं, है ना। वो उनसे क्या होता है, बच्चे, अपने छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मगरमच्छ। अगला प्रश्न है हमारे पास, डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है ना। मछली घर यानी कि जो एक्वेरियम होता है, आपने देखा होगा एक्वेरियम, उसमें हवा वाला पंप रखा जाता है। तो वो क्यों रखा जाता है ये बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने। पौधे थोड़ा ही होते हैं एक्वेरियम में, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना, पानी में तो ऑक्सीजन ऑलरेडी होती है ना, H2O, तभी तो बोलते हैं ऑक्सीजन होती है तभी तो होता है, तो ये भी गलत ऑप्शन। मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने, पानी को साफ रखने। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए हवा वाला पंप रखते हैं। ठीक है, जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने खनिज पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि जल को उबलने से उबलने से उनके खनिज नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है। मछली द्वारा मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है, मछली के तैरने योग्य नहीं है। 75 का हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जब हम पानी को उबाल देते हैं तो उसमें जो उसके खनिज होते हैं तो वो क्या होते हैं वो खनिज उसमें से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो खनिज रहित है पानी, इसलिए वो क्या हो जाती है, मर जाती है मछली। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
चांद की सतह पर विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है हमारे पास पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। चांद की सतह के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पानी नहीं, गहरे गहरे गह्वर, गहरे गह्वर, ऊंचे पहाड़। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी नहीं है वहां पे, है ना। चांद की सतह पे क्या है? पानी नहीं है, गहरे गह्वर हैं और ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। आरती ने कोई पोस्टर पढ़ा है, एक बीमारी से रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। क्या सावधानियां हैं? अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो इस पोस्टर का क्या उद्देश्य है ये बताना है। इस पोस्टर का उद्देश्य है डैश को फैलने से बचने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो किस चीज़ के लिए पोस्टर, हमें किस चीज़ से बचने के लिए हमें ये जागरूकता पैदा करेगा, है ना, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें हमारे पास चेचक और मलेरिया। चेचक तो फैलता नहीं है ना, चेचक तो चिकन फॉक्स को बोलते हैं। डेंगू और आई फ्लू, ये भी नहीं होता है। टाइफाइड और हैजा, हैजा मक्खियों से फैलता है, ये भी गलत ऑप्शन। डेंगू और जापानी जापानी मस्तिष्क ज्वर। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेंगू फैलता है और जापानी मस्तिष्क ज्वर। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? लोह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। मच्छर, डेंगू, लोह, गुड़। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पत्ता। एनीमिया को बोलते हैं रक्त अल्पत्ता। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं कि कौन से शब्द समूह आपस में क्या है, निकटतम रूप से संबंधित हैं। को लोह में क्या हीमोग्लोबिन से संबंधित है, और हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी, एनीमिया, है ना, ये खून की कमी से, ये चारों क्या है आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। अगला प्रश्न है हमारे पास, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है, ये बताना है। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। 79 का हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं, देखो इसमें बच्चे के बारे में है ना, पुनर्बलन और सुधार के लिए, बच्चे के सुधार की बात हो रही है। सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ठीक। तो यही इनका क्या है, अभिभावक और शिक्षक की अंतःक्रियाओं, यानी कि अभिभावक और टीचर की बात करने का मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है उसका पुनर्बलन, उसके सुधार के लिए उसकी योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है,
उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है, ये बताना है हमें। ठीक है, प्याज, लहसुन, हरा धनिया, काजू बर्फी, पके हुए चावल। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरा धनिया। ठीक है, क्योंकि देखो उसे कटोरी में रखती है और एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। हरे धनिए को ही तो रखते हैं, पके हुए चावल को थोड़ा ही रखते हैं पानी में। प्याज और लहसुन को भी नहीं रखते हैं, काजू बर्फी को तो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण क्या पढ़ाना है। घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है, ये बताना है। हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम पैदल चल पाते हैं, ये तो गलत है। हम किसके कारण चल पाते हैं जमीन पर, गुरुत्वाकर्षण के। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा वापस आती है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु हमेशा घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस आती है। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। पेन की नोक टिप है ना और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पेन की नोक, जो पेन की नोक होती है और पेपर, इसके बीच में क्या होता है, घर्षण होता है ना। जब हम लिखते हैं तो आपने देखा होगा तो घर्षण होता है, तो उसके कारण ही हम लिख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा 5 में विद्यार्थी घर्षण टॉपिक पढ़ाना है कि अनेक उदाहरण है। शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देते हैं कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उनके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण, कौन सा गलत है। देखो ये तो सही हो गया हमारे ना ऑप्शन। हमें इसमें क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा गलत है ना, ये नहीं देखा मैंने। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा गलत है, तो इसमें गलत ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस आती है, तो गलत पूछ रहे हैं वो गलत वाला। बाकी ये तीनों सही है, ये कौन सा पूछ रहे हैं, गलत वाला पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर जो वस्तु, फिर किसी वस्तु को हम जब ऊपर फेंकते हैं तो वो घर्षण के कारण नहीं आती, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पास आती है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस लौटती है धरती पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इन ऑप्शन में से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित रूप से जांच करवाने। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, अगर हम आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करेंगे जो सरकार द्वारा है, जैसे बस हैं है ना, तो अगर हम उनका यूज़ करेंगे तो क्या हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 5 का समीर अक्सर यह समय पर
अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता, इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ठीक है, दत्त कार्य बोलते हैं असाइनमेंट को। ठीक है, समीर है वो दत्त कार्य जमा नहीं कराता है। ठीक है, समय पर पर्यावरण का जो उसको असाइनमेंट मिलता है वो समय पर जमा नहीं कराता है, तो इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता का कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उसकी अनियमितता के कारण का पता करेंगे और फिर उसको परामर्श देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु हर जगह है, ये टॉपिक पढ़ाना है। प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो ये प्रश्न पूछते हैं, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, शिक्षक ने ये क्वेश्चन पूछे 4, तो हमें बताना है कि कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं टीचर। ऑप्शन है हमारे पास चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल, वर्गीकरण कौशल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ के टीचर क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। ठीक, कि बच्चों को कितना पता है वायु के बारे में। ठीक है, कि वायु हर जगह है या हर जगह नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ के क्या करेंगे, वो अवलोकन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। ऑप्शन है हमारे पास उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करने से क्या होगा, ये पहचान करना और उनके अनुसार जो मतलब उनको चाहिए सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ठीक है, मतलब कि इसमें कह रहे हैं कि औसत से कम वाले विद्यार्थी भी हैं कक्षा में ना, तो क्या करना है उनको, अन्य जो विद्यार्थी हैं कक्षा में उनके समान लाना है। ठीक है, उनके समान लाने के निम्नलिखित में से कौन सा व्यू सबसे प्रभावी होगा। तो सबसे प्रभावी उनमें यही होगा कि उनके अधिगम को कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक संतुलित प्रश्न बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है ना। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाना है यानी पेपर बनाना है। ठीक है, तो उनमें से बताना है कि बेस्ट तरीका कौन सा होगा, कौन सा क्रम निम्नलिखित चरणों में से, जो ये क्रम दे रखे हैं तो कौन सा क्रम सही होगा इसमें से ये बताना है। डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना, ये तो होगा नहीं पहले हाँ, डिजाइन तैयार करना होता है पहले, ये तो बात है, डिजाइन तैयार करना ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, प्रश्न लिखना, सबसे पहले प्रश्न लिखना, उसका संपादन करना, ये थोड़ा ही करेंगे। ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, अंक योजना लिखना, ये भी नहीं होगा। प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट यानी कि रूपरेखा तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमको एक पेपर बनाना है तो सबसे पहले डिज़ाइन तैयार करेंगे ना, डिज़ाइन तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना यानी कि रूपरेखा बनाएंगे, ब्लूप्रिंट कहते हैं, रूपरेखा बनाएंगे है ना, कि किस तरह का पेपर बनाना है हमें। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पेपर में प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न लिखना, फिर उसके बाद संपादन करना और फिर अंक योजना लिखना। उसके बाद नंबर्स लिखते हैं सबसे बाद में
कि ये 2 नंबर का प्रश्न है, ये 3 नंबर का प्रश्न है, ये 4 नंबर का, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा के अनुभाग ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण ये टॉपिक पढ़ाना है। पेट्रोलियम और कोयलों के भंडारों में रिक्तीकरण, ये यहाँ से यहाँ तक ये टॉपिक है। पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण हो सकता है, ठीक है। देखो, ये जो अनुभाग ए है इनको पढ़ाया है किससे? मल्टीमीडिया कैप्सूल की मदद से, ठीक है। यानी कि मल्टीमीडिया बहुत सारी चीज़ों का यूज करके पढ़ाया गया है, यानी कि ऑडियो वीडियो एड्स का प्रयोग करके इनको पढ़ाया गया है। और इनको क्या, इनको सिंपल एक बोर्ड पर पढ़ाया गया है, जो अनुभाग ए के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो अच्छा कि इन्होंने सीखा, अनुभाग ए वालों ने सीखा है। अनुभाग ए वालों के विद्यार्थी ने क्या सीखा है? यानी कि बेहतर सीमा तक इन्होंने प्रकरण को यानी कि टॉपिक को समझ लिया है। तो ऐसा होने का कारण हो सकता है कि क्या कारण हो सकता है? बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों से अधिक नज़दीक है। मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो 87 का हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो, मल्टीमीडिया इसमें भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसमें ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों, इसमें ऑप्शन आ रहा है सभी इंद्रियों को शामिल करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में पोषण टॉपिक पढ़ाना है। प्रकरण कहते हैं टॉपिक को। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए, तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है। पोषण के बारे में पढ़ा रहे हैं, सबसे बेस्ट तरीका होगा यही हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों से कहेंगे कि अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलो और उसमें देखो, है ना, उसमें देखो खाने के क्या क्या सामान मिले हैं, खाने की सामग्री भोजन को, और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे ये वाला टॉपिक हमारा पोषण। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, पोषक से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने से तो समझ नहीं पाएंगे, वो ज़्यादा कैसे समझेंगे, क्योंकि अपने टिफिन बॉक्स में तो वो देख के समझ जाएंगे एकदम से, है ना। उदाहरण दे से नहीं समझेंगे तो ये गलत हो जाएगा। श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। दांतों का प्रतिरूप दिखाना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, शामिल करना, इंगेज, है ना, खोजबीन करना, एक्सप्लोर। शामिल करने को क्या कहते हैं? इंगेज। शामिल करने को कहते हैं इंगेज। खोजबीन करना यानी कि एक्सप्लोर। व्याख्या करना यानी कि एक्सप्लेन, और विस्तार देना यानी कि इलेबोरेट, और मूल्यांकन करना यानी कि इवेल्युएट। तो ये कह रहे हैं कि विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ये हैं, ठीक है। तो अंकुरण के लिए पूछ रहे हैं कि अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभव को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है कि ऑप्शन ये है हमारे पास कि बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। फिर सी है ये, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट का काम करें। तो ये कह रहे हैं कि शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन से शामिल नहीं होते। देखो, ये पूछ रहे हैं कि कौन से शामिल
नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनमें से 3 तो ऐसे ऑप्शन है हमारे पास जो शामिल होते हैं, और ये पूछ रहे हैं कि कौन से शामिल नहीं होते। तो एक्सप्लेन और एलोबरेट, एक्सप्लोर और इवेलुएट, इंगेज और एक्सप्लोर, इंगेज और इवेलुएट। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा, इंगेज और एक्सप्लोर, यानी कि शामिल करना, इंगेज करना, है ना। ये क्या यानी कि इंगेज, पहला कौन सा है, इंगेज यानी कि शामिल करना, और एक्सप्लोर यानी कि खोजबीन करना, है ना। पहले शामिल करेंगे, फिर क्या करेंगे, खोजबीन करेंगे। खोजबीन देखो ये दे रहे हैं ना कि 2 दिन बाद अवलोकन करें और परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। तो क्या करेंगे वो, फिर क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। पहले वो इंगेज करेंगे, शामिल करेंगे, यानी रात भर पानी में रखेंगे। तो इंगेज और एक्सप्लोर, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। कौन से, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों में की सहायता करेगा, यानी कि ये किस चीज़ में विद्यार्थियों की सहायता करेगा ये बताना है। कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चीज़ में मदद करेगा, जब हम किसी उद्यान में, वहाँ क्या होगा, पेड़ पौधे को देखेंगे बच्चे, तो कक्षीय अधिगम की जो कक्षा का जो अधिगम है, उनका लर्निंग है, उसको क्या करेंगे, वो अपने वास्तविक जीवन से जोड़ पाएंगे, है ना। वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।